जो है वो नहीं होती। पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है इनका एक जो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या है कि डेटा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड। तो इफ देयर इज नो मेमोरी, कंप्यूटर वुड बी अ सिंपल सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे कि टीवी या रेडियो होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये सिग्नल्स को जो रिसीव करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं, उसकी आउटपुट आ जाती है, दैट्स इट। यानी कि आप सिंपल इस तरह से कह लें कि इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको कि रिसीवर कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये रिसीवर जो है सिग्नल्स को पिक करता है। जैसे एंटीना होता है, तो एंटीना जो होता है वो बेसिकली सिग्नल रिसीव करता है, और फिर उसके अंदर जो रेडियो है या टीवी है, तो इसके अंदर जो है वो एक सिस्टम होता है जो इन सिग्नल्स को जो है वो प्रोसेस करता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको आउटपुट जो है वो मिल जाती है, that's it। ठीक है। तो इसमें कोई भी सिग्नल कहीं पे भी स्टोर नहीं हो रहा था, सिर्फ जो सिग्नल रिसीव होता है। और अगर आप कुछ देर टीवी को बंद कर दें फिर बाद में थोड़ी देर के बाद दोबारा ऑन करें, तो फिर वो नए नया जो भी उस वक्त जो सिग्नल अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको आउटपुट जो है वो दे देगा। तो अगर कंप्यूटर में भी ये जो है वो इसी तरह से हो कि उसके अंदर स्टोरेज ना हो, तो वो भी फिर वो भी इसी तरह से एक सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस ही हो। यानी आप उसको कुछ काम बताएं, उसने करेगा, और उसके बाद फिर वो काम करके आपको आउटपुट दे देगा, दैट्स इट। फिर उसके बाद फिर अगले काम के लिए फिर आपको उसको दोबारा इंस्ट्रक्शन जो है वो देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ये इस तरह से इसकी जिस तरह से अब कंप्यूटर हम कहते हैं इज वेरी फास्ट और इज वेरी एक्यूरेट इज वर्सटाइल। तो ये चीज़ें जो है ना फिर खत्म होने की, फिर ये नहीं हम कह सकेंगे। तो यही जो स्टोरेज है, जो इंस्ट्रक्शन की स्टोरेज है, ये कंप्यूटर को इस काबिल बनाती है कि वर्सटाइल भी है, फास्ट भी है, और वो रिलायबल भी है। ये सब चीज़ें जो है ये इसी वजह से हैं। स्टोरिंग ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर फास्ट एंड वर्सटाइल। और दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी की जो हमने डिस्टिंक्शन की है, ये हमने इस बेस पे किया है कि कंप्यूटर सीपीयू किसको एक्सेस कर सकता है उसकी एक्सेस के हिसाब से। जिसको सीपीयू जो उसकी एक्सेस में नंबर 1 पे होती है उसको हम प्राइमरी कह देते हैं, जो नंबर 2 पे होती है उसको हम सेकेंडरी कह देते हैं। अगर इसके बाद नंबर 3 पे होगी तो उसको हम टर्शरी जो है वो कह देंगे। ठीक है। टर्शरी मेमोरीज भी होती है लेकिन वो बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर जो है वो होती हैं। तो अभी इसमें मजीद का डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं कि प्राइमरी को प्राइमरी क्यों कहते हैं कि बिकॉज सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं प्राइमरी कहते हैं। और सेकेंडरी को क्यों कहते हैं? बिकॉज सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। तो अब जो सेकेंडरी में डाटा है वो कैसे फिर सीपीयू एक्सेस करता है कि सेकेंडरी से पहले वो प्राइमरी में आता है और फिर उसको सीपीयू जो है वो उसको उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए ये काम जो है ज़रूरी है। इस तरह से एक्सेस का एक पैटर्न बनता है ना कि सेकेंडरी से प्राइमरी में आएगा फिर प्राइमरी से सीपीयू के पास जाएगी। अच्छा, तो प्राइमरी से सीपीयू डायरेक्टली डाटा क्यों एक्सेस कर सकता है? बिकॉज डाटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। और सेकेंडरी में डाटा जो है वो मैग्नेटिकली ऑप्टिकली स्टोर होता है, तो इस वजह से सीपीयू जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि सीपीयू भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ट्रांजिस्टर होते हैं ना, बेसिकली ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन ये जो अगर आप मैग्नेटिकली ऑप्टिकली डाटा स्टोर करते हैं तो वो फिर वो जो है वो फिर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि इस मैग्नेटिक फॉर्म से उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ही पैदा होता है कि प्राइमरी ही क्यों सेकेंडरी की जरूरत क्यों पड़ती है, प्राइमरी क्यों इनफ नहीं है? तो उसका एक और रीजन है कि बिकॉज प्राइमरी इज वोलेटाइल मेमोरी, कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। तो ये वोलेटाइल होती है, यानी जैसे ही आपने पावर ऑफ की इसके कंटेंट्स खत्म हो जाएंगे। जो सेकेंडरी है वो नॉन वोलेटाइल होती है, इसके कंटेंट्स जो खत्म नहीं होते। तो इस वजह से हमें जो है एक रीज़न ये है कि हम ये नॉन नॉन वोलेटाइल होने की वजह से हमें ये यूज़ करनी पड़ती है। दूसरी होती है कि जो प्राइमरी है वो टेम्परेरी होती है, जो सेकेंडरी है वो परमानेंट होती है। और एक और अगर मैं थोड़ा सा आगे चल के देखूं तो जो प्राइमरी होती है वो रिलेटिवली कॉस्टली होती है, उसके मुकाबले में सेकेंडरी जो है वो चीपर होती है। तो ये आप समझ लें कि 3 रीज़न है जिसकी वजह से हम सेकेंडरी को हम जो है वो यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्राइमरी यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा कि जब भी कंप्यूटर ऑन करेंगे तो हम पहले उसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर करेंगे, फिर उसको काम करने के काबिल बनाएंगे, फिर उससे काम लेंगे। तो सेकेंडरी की वजह से क्या होता है कि कंप्यूटर जब ऑन होता है तो वो इंस्ट्रक्शन उसके सेकेंडरी में स्टोर होती है, वहाँ से उसको प्राइमरी में लोड करता है, फिर उसके बाद जो है फिर वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन इनमें और डिफरेंस भी है। प्राइमरी में जो है मोस्टली रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस होती है, जबकि सेकेंडरी में सिक्वेंशियल एक्सेस होती है।
और जो प्राइमरी होती है इसमें डाटा एक्सेस फास्टर है, बिकॉज कि रैंडम ये रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, जबकि सेकेंडरी में स्लो एक्सेस होती है। तो रैंडम इसका मतलब क्या है कि फर्ज करने के अगर हम मेमोरी को मोस्टली हम विजुलाइज करते हैं इस तरह से कि ये मेमोरी लोकेशन है, दीज आर मेमोरी लोकेशन, इसको हम कहते हैं मेमोरी लोकेशन जो है वो हम कह देते हैं, दिस इज अ मेमोरी लोकेशन। और एक एक को भी मेमोरी आपकी मेमोरी डिवाइस होगी, चाहे प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें बहुत सारी इस तरह की मेमोरी लोकेशन जो हो सकती हैं। और हर लोकेशन को ना हम एक नंबर दे देते हैं, एक नंबर असाइन या आईडी असाइन कर लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं मेमोरी एड्रेस, दिस इज आवर मेमोरी एड्रेस। तो अगर रैंडम या सीक्वेंस एड्रेस होगी तो रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस होगी तो उसका मतलब है कि इनमें से किसी को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, एनी वन ऑफ इट। लेकिन अगर सीक्वेंशियल एक्सेस होगी तो ये है कि आप एक सीक्वेंस में आगे या पीछे जो मूव करेंगे। वो से अगर आपने आगे जाना है 2 से आपने 5 पे जाना है तो 2 से 3 पे आएंगे, 3 से 4 पे आएंगे, 4 से फिर 5 पे आएंगे, और अगर पीछे जाना है तो इसी तरह से सीक्वेंस में जो है वो जाए। तो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसकी डिटेल जो है वो देखते हैं, लेकिन इससे पहले जो मेमोरी के जो यूनिट्स हैं वो देखें, और 2-3 डेफिनेशन हैं कुछ बेसिक, वो देखेंगे हम। तो अगर एक जीरो हो या एक वन वन हो तो इसको हम वन बिट कहते हैं। अगर 4 बिट्स हो तो उसको हम निबल कहते हैं। अगर 8 बिट्स हो तो 1 बाइट कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल जो मेमोरी होती है वो 1 बाइट होती है। इससे कम जो मेमोरी है उसको हम एड्रेस नहीं दे सकते। इसके जो हायर यूनिट्स हैं वो क्या है कि अगर 1024 बाइट्स हों, ये 2 रेज़ टू पावर 10 के इक्वल होते हैं, तो इसको 1 किलोबाइट कहते हैं। 1024 किलोबाइट्स हों तो और इसको 1 मेगाबाइट कहते हैं, वो इक्वल होते हैं 2 रेज़ टू पावर 20 बाइट्स के। इसी तरह से 1024 MBs हों तो उसको 1 गीगाबाइट कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 30 बाइट। और ये बाइट्स हैं, ये जो इधर वाली है ना, ये जो 2 रेज़ टू पावर 30, दीज आर बाइट्स, ठीक है। और इस तरह से 1024 गीगाबाइट्स हो तो उनको 1 टेराबाइट्स कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 40 बाइट्स। और इससे ऊपर अगर जाएं तो अगर आपके पास 1024 टेराबाइट्स हों, ये भी हम उसको कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 हेक्साबाइट। आई थिंक ये यूनिट होता है इसके बाद, ठीक है। तो मोस्टली जो आजकल जो कंप्यूटर हैं इसमें जो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं वो जीबीज में है, और जो मोस्टली सेकेंडरी जैसे हार्ड डिस्क वगैरह है तो ये जो है ये टेराबाइट्स में जो है इनकी कैपेसिटी जो है वो होती है। कुछ ये बेसिक जो है वो डेफिनेशन है, क्योंकि ये हमने रेफर करनी है तो इसलिए हम इसको जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बस है, व्हाट इज अ बस। तो ये जो भी डाटा होता है, वट एवर डाटा होगा वो करंट में होता है ना, ये हमने देख चुके हुए कि बेसिकली हम इसको, ये जो डिजिटल वेव फॉर्म होते हैं हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज अ डिजिटल वेव फॉर्म। तो ये करंट है, डायरेक्ट करंट है या डीसी करंट, आपको पता है कि इसको जो है वो हम कहते हैं। तो दिस इज, जब करंट को फ्लो करने के लिए कंडक्टर की जरूरत पड़ती है, तो कंप्यूटर के अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं या चैनल्स कह लें या पाथ कह लें या वायर्स कह लें, तो उसको हम जो है ना वो हम बस कहते हैं, ठीक है। तो एक एक चैनल पे, एक वायर पे एक वक्त में एक बिट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। तो अगर आपने मल्टीपल बिट जो है वो ट्रांसफर करनी है एक ही वक्त में, तो फिर आपको जो है ना एक से ज्यादा वायर की जो जरूरत पड़ती है। तो वो उसको हम कहते हैं बस विड्थ कहते हैं या कैपेसिटिव बस कहते हैं। इट्स एक्चुअली नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ वायर्स जो कि जो होती है, जो पैरेलल होती है। तो ये इस तरह से बिल्कुल एक पैरेलल वायर्स होगी, और एक एक वायर पे एक वक्त में एक बिट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। तो अगर सपोज करें कि ये 8 वायर्स हों, तो इट्स मीन के इसका मतलब है कि एक वक्त में जो है वो 8 बिट्स आप जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक क्लॉक लगा होता है। ये क्लॉक बेसिकली क्या होता है कि पल्सेस जनरेट करता है। जिस तरह से ये पल्सेस आपको मैंने बताया ना, तो जस्ट जस्ट लाइक दिस पल्सेस क्रिएट करेगा। तो ये एक्चुअली सिंक्रोनाइज करने के लिए होती है कि ताकि जो पता चले कि जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको जो है वो हम उसको उसको जो है वो हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। तो इसको जो है, इस पल्सेस को जो है वो हम जितनी ये नंबर ऑफ पल्सेस होती हैं, तो इसको हम फ्रिक्वेंसी कह देते हैं, या इसको बस की स्पीड कह देते हैं। तो इस जस्ट लाइक टिक्स, जिस तरह से क्लॉक चल रहा होता है तो बिल्कुल उस तरह से क्लॉक चल रहा होता है। तो ये सिंक्रोनाइज करने के लिए हम इसको जो है ना फिर हम इसको यूज़ करते हैं, और इसकी स्पीड हम मेरी करते हैं हर्ट्ज में, कि एक सेकंड में कितनी पल्सेस जो है वो जनरेट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा इसकी पल्सेस जनरेट करेगा उतनी तेज़ी से आप डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर बस साइकिल होता है।
तो बस साइकिल हम कहते हैं कि अगर मेमोरी से सीपीयू और सीपीयू से मेमोरी में अगर हम डाटा को ट्रांसफर करें तो उसको हम कहते हैं मेमोरी साइकिल हम कहते हैं। और जितना टाइम उस पर लगता है उसको हम कहते हैं साइकिल टाइम। और बिट साइज क्या होता है कि बिट साइज क्या होता है, नंबर ऑफ बाइट सीपीयू कैन एक्सेस एट अ टाइम। 30 बिट सीपीयू कैन रीड 4 बाइट्स फ्रॉम रैम। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इसको हम यूज़ करते हैं एड्रेस ट्रांसफर करने के लिए, या वो जो डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो है उसको जो हम यूज़ करते हैं। तो 32 बिट का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो 10 बिट होगी 32 बिट, तो उस पर एक वक्त में 4 बाइट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। वो फिर उसको हम कहते हैं 32 बिट। और 64 बिट अगर हो उसके बाद हमारे पास 64 बिट जो है ना वो हमारे पास जो है ना होते हैं वो 64 बिट हो, तो इसका मतलब है कि 8 बाइट जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मेमोरी सेल है। मेमोरी सेल इज सिंगल फिजिकल यूनिट ऑफ मेमोरी विच कैन स्टोर 1 बिट। और ये 1 बिट को स्टोर करने के लिए जो है ना वो हम उसको यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो है ना वो इसको इसको बिल्ड कैसे करते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं, वो हम आगे चल के इंशाल्लाह जो देखेंगे। एक तरीका ये है कि कैपेसिटर से बिल्ड कर सकते हैं, या ट्रांजिस्टर, या ट्रांजिस्टर से कर सकते हैं, कैपेसिटर से बिल्ड कर सकते हैं। तो एक एक बिट स्टोर करने के लिए जो है वो उसको जो है वो हम उसको जो है वो हम यूज़ करते हैं उसे। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक कैपेसिटर होगा तो वो 1 बिट को स्टोर करेगा। तो या एक ट्रांजिस्टर होगा, वो आमतौर पर इस तरह से होता है कि एक कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का एक पेयर होता है जो 1 बिट को स्टोर करता है, या फिर मल्टीपल 4 या 5 जो है ना वो ट्रांजिस्टर होते हैं जो मिलके 1 बिट को स्टोर करने के लिए जो है वो उसको जो है वो हम उसको यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम एड्रेसेबल मेमोरी है जिसको कि हम एड्रेस दे देते हैं वो 1 बाइट है। तो 1 बाइट से कम मेमोरी को हम एड्रेस जो है वो नहीं देते। तो इस तरह से होता है कि 1 बाइट का मतलब फिर ये है कि अगर इस तरह से 1 बाइट है, दिस इज 1 बाइट, और इसको हमने कोई एड्रेस दिया हुआ है 001 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर फिर क्या होगा कि इसके अंदर फिर 8 मेमोरी सेल्स होंगे। तो उन मेमोरी सेल को इंडिविजुअली हम उनको एड्रेस नहीं देते, हम उनको कलेक्टिवली एज 8 ग्रुप के तौर पे, 8 के ग्रुप के तौर पे एड्रेस देते हैं। फिर इस तरह से होता है कि ये बाइट्स होती हैं इनको हम भी इकट्ठा एड्रेस दे सकते हैं, या 2 बाइट्स को या 4 बाइट्स को हम इकट्ठा जो है वो एड्रेस हम दे सकते हैं। तो ये जो इस तरह से जो बिट्स हैं 1 बाइट के अंदर जो है वो साथ साथ होती हैं। तो ये साथ साथ होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई होंगी। तो इसको हम कहते हैं बस मोड। कि मेमोरी सेल जो है वो इस तरह से कंटिन्यूस होते हैं। ये नहीं कि अगर 1 बाइट है तो उसकी 1 बिट यहाँ पे स्टोर है, दूसरी बिट कहीं और पे स्टोर है। वो एक इस तरह साथ साथ जो है वो एक दूसरे के होते हैं। तो इसको हम कहते हैं बस मोड जो है वो हम कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है, इसमें कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो वो आप चलें जी। तो 2 तरह की हमारे पास जो है वो प्राइमरी मेमोरी जो है वो डिवाइसेस होंगी, एक रैम और दूसरी कैश। दोनों को बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले रैम है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको जो है वो हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी थोड़ा सा अब क्योंकि ये एक चला आ रहा है शुरू से इसको कि मेन मेमोरी कहते हैं, तो सीपीयू जो है वो मेनली जो डाटा लेता है वो रैम से ही जो है वो लेता है। तो अगर आप ये देखिए, ये उसका एक स्नैपशॉट है। ये जो है ना सीपीयू है, ये जो आपको पीछे नजर आ रहा है, और ये रैम का मॉड्यूल है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक मदरबोर्ड का एक है उसमें। तो यहाँ पे आमतौर पे क्या होता है कि सीपीयू के बिल्कुल साथ ही ये 4 जो है ना वो मेमोरी स्लॉट्स लगी हुई हैं। तो ये मेमोरी मॉड्यूल होता है, रैम रैम मॉड्यूल है। और आप क्या कर सकते हैं कि मेमोरी मैक्सिमम 4 मॉड्यूल जो है वो लगा सकते हैं। तो इसका ये कि ये जितने भी आप लगाएंगे, अगर आप एक ही लगा लें, फर्ज करें कि 8 GB का एक लगा लें या 4-4 GB के 2 लगा लें, तो इट्स अप टू यू, जिस तरह से लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो ये सीपीयू है, ये उसके ऊपर इसका फैन नजर आ रहा होगा आपको, ये हीट सिंक होता है। तो इसके नीचे सीपीयू जो है लगा हुआ होता है। जो सीपीयू की चिप होती है वो जो उसका मॉड्यूल है वो इसके इसके जो है वो नीचे जो है वो होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि काम किस तरह से सीपीयू करता है, तो ये स्टेप बाय स्टेप उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन है वो नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी है जैसे कि हार्ड डिस्क है उस पर स्टोर होती हैं। और उसके बाद ये होता है कि जिन इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है उनको हार्ड डिस्क से हम ट्रांसफर करके लेते हैं रैम। और रैम से फिर सीपीयू क्या करता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो 1 by 1 सेंड की जाती है। यानी सीपीयू बताता है कि उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सी चाहिए। फिर वो इंस्ट्रक्शन जो है उस रैम से सीपीयू में भेजी जाती है। जब वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाती है फिर अगले इंस्ट्रक्शन की जो बारी आती है।
और अगर किसी डाटा इनपुट की जरूरत पड़े जैसे कीबोर्ड वगैरह से, तो वो भी पहले रैम को भेजा जाता है। और अगर कोई डाटा जो है वो ट्रांसफर करना है किसी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जैसे कि हार्ड डिस्क में, तो वो फिर सीपीयू से रैम में और रैम से फिर वो मेमोरी में जो है हो जाता है। इसलिए आपको आइडिया हो गया होगा कि उसको मेन मेमोरी जो है वो क्यों कहते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि मेमोरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, सिस्टम एड्रेस स्पेस जो कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व मेमोरी होती है, और दूसरी यूजर एड्रेस स्पेस होती है जो कि यूजर के प्रोसेसेस के लिए अवेलेबल होती है। तो आप किसी भी लम्हे में अगर आप देखें, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो है वो ये कितनी है, ये मेमोरी वगैरह कितनी है, तो ये कंट्रोल आर डिलीट प्रेस करें, और उसके बाद ये टास्क मैनेजर होता है, टास्क मैनेजर में जाएं, और यहाँ पे जो है ना वो आप देख सकते हैं जाके कि वो आपको बता रहा होगा कि कितनी जो है सीपीयू मेमोरी इस वक्त कितनी है, डिस्क जो है वो कितनी, नेटवर्क, ये सारा जो है वो आपको जो है ना वो बता रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है सीपीयू जो है कितने परसेंट यूज हो रहा है, मेमोरी कितने परसेंट यूज हो रही है। और अगर इधर परफॉर्मेंस में जाके देखें तो वो बता रहा है कि ये कितने परसेंट मेमोरी जो है आउट ऑफ कितने जो है वो यूज हो रही है, और प्रोसेसेस कितने चल रहे हैं, थ्रेड्स कितने चल रही हैं, सारी सारी चीज़ जो है वो यहाँ पे जो बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे लेवल 1 लेवल 2 कैश भी आ रही है, तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये इसका ये क्या होती है। तो अब जस्ट आप फिलहाल इसको आप नोट कर लें कि लेवल 1 कैश जो है ये सीपीयू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसकी जो बेस स्पीड है 2.7 गीगाहर्ट्ज़ है, सॉकेट्स 1 है, कोर इसके अंदर 2 है, लॉजिकल प्रोसेसर जो है वो 4 है, एक फिजिकल होते हैं लॉजिकल होते हैं, वो दो चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा लेवल 1 कैश इसकी 128 के बी है, लेवल 2 कैश जो है वो 512 के बी, और लेवल 3 कैश जो है 3 एम बी है उसकी। ठीक है, तो ये सारा जो है ये है। और इसके अंदर जो है वो ये इसकी इसमें एसएसडी लगी हुई है, एसएसडी के बारे में भी हम देखेंगे। तो इस तरह से जो है ना वो आप देख सकते हैं कि इसकी मेमोरी जो है वो कितनी यूज हो रही है। तो इसकी टोटल इसकी जो है वो अवेलेबल कह रहा है जी 3.2 GB है, और स्पीड इसकी जो है वो 1867 मेगाहर्ट्ज़ है। ये भी जो हमने मेमोरी की बात की थी, ये बस जो स्पीड होती है ना, जो मेमोरी बस होती है जिससे सीपीयू और मेमोरी के दौरान में डाटा ट्रांसफर होता है, ये उस चीज़ के बारे में जो है बता रहा है। ठीक है, और इस तरह से जो है होगा कि ये पेज पूल, ये खैर कुछ और चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से जो सारी जो है वो आपको जो है वो बता रहा है कि कितना कितना जो है कितनी है टोटल। इसके अंदर 8 GB लगी हुई है, ये मैं आपको बता दूं कि 8 GB इसके अंदर जो है वो रैम। तो इस तरह से आप आगे जाके तो अपने सिस्टम में जाके ये सारी चीज़ें जो है वो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको जो है वो हमने हमने जो है वो देखना है कि मेमोरी मैनेजमेंट होती किस तरह से है। तो मेमोरी मैनेजमेंट हम करते इस तरह से हैं कि उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो इसमें होता इस तरह से है कि अभी आपने देखा होगा कि जो हम कहते हैं एक टर्म हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम, और एक टर्म हम यूज़ करते हैं प्रोसेस। अभी आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस वहाँ पे आ रहे होंगे। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है कि अगर एक एक आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो इंस्ट्रक्शन से हम लिखेंगे उसको प्रोग्राम कहते हैं। और अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, फिर हम उसको प्रोसेस कहते हैं। वो फिर प्रोसेस जो है वो हम उसको हम कह देते हैं, यानी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन उसको हम प्रोसेस जो है वो कह देते हैं। अच्छा, अब इसमें होता है क्या है कि जब कोई जो भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो लगता है, यानी कि उसको जब प्रोसेस आपने बनाने हैं, तो उसके लिए उसको मेमोरी की जरूरत पड़ती है। वो बताता है कि उसको कितनी मेमोरी जो है वो चाहिए। अब वो अब हमारे इस वक्त लेट्स से कि मेरे सिस्टम पे वो जो है इस वक्त देखेंगे अगर मैं उसकी ऐप हिस्ट्री में जाऊं, तो एक नहीं बल्कि जो है ना वो पता नहीं, हाँ जी ये सॉरी मैंने अगर आप इसमें जाके देखें तो प्रोसेसेस चल रही हैं, देखें ये आ रहे हैं पूरी सैकड़ों की तादाद में प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं। ये अगर आप देख सकते हैं कि दिस इज नॉट जस्ट वन, देयर आर मेनी प्रोसेस। इसमें से कुछ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस हैं, कुछ जो है वो अगर यहाँ पे ऊपर आए तो ये जो है ये यूज़र यानी कि यूज़र प्रोसेसेस हैं। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस जो है वो इस वक्त जो है वो चल रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि हर प्रोसेस जो है ना फिर बताता है कि उसको कितनी मेमोरी जो है वो चाहिए। लेकिन इनफैक्ट ये होता है कि हम वो सारी मेमोरी उसको दे नहीं देते, हम उसको दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इस तरह से कर दें तो फिर इसका मतलब ही होगा कि अब जैसे मेरी 8 GB रैम है,
तो 8 GB में से तकरीबन जो है ना वो ये होती है कि रफली आप समझ लें कि जो 3 GB है ना, ये ली होती है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, वो उसको अपने लिए, क्योंकि विंडोज 10 है तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लेता है। बाकी बच गई मेरे पास जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो 5 GB बच गई। तो अब 5 GB जो है ना वो फ्री होती है कि प्रोसेसेस के लिए रिजर्व होती है। अब ये नहीं होता कि 5 GB को फुल कर दे रहे, थोड़ा सा उसको उसमें गुंजाइश भी रखनी पड़ती है। तो आप समझ लें कि इसमें से मैक्सिमम मैं 4 GB यूज कर लूँ और 1 GB जो है ना वो फिर जरा रिजर्व रहे कि अगर कोई बहुत कोई प्रोसेस आ जाता है तो उसके लिए भी यूज कर ले। तो अब 4 GB में इस तरह से होता है कि दो प्रोसेस आ जाते हैं, दोनों कहते हैं कि जी हमें 2-2 GB चाहिए, कोई हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर में यूज कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि अब तो जगह ही नहीं बची, दो से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता। तो उसका ना हमने एक तरीका ढूंढा हुआ है। वो तरीका क्या, तरीकेकार क्या है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये होता है कि हम जो प्रोग्राम होता है ना उसको हम कहते हैं, वो हमें कहता है ना मुझे 2 GB जगह चाहिए, उसे कहते हैं ठीक है तुम्हें 2 GB ही मिलेगी। उसको उसको ये होता है कि मुझे 2 GB मेमोरी जो है ना वो मुझे एलोकेट हुई, लेकिन इनफैक्ट उसको 2 GB नहीं मिलती, उससे जो है ना काफी कम मिलती। तो हम एक्चुअली करते हैं क्या है कि जो प्रोसेस होता है ना उसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, जस्ट लाइक बुक। जस्ट लाइक बुक जो है ना हम उसको पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन को हम ना, जैसे बुक के पेजेस होते हैं ना, अब आप लेट्स से कि अगर आपके पास एक कंटिन्यू शीट हो तो आप पूरी बुक उसके ऊपर लिख लेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको पेज में डिवाइड करते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो जस्ट लाइक इस तरह से हम क्या करते हैं कि उस बुक को हम पेजेस में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि उसमें पेज नंबर होता है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल एड्रेस। तो उसमें पेज नंबर होता है और ऑफसेट होता है, और ऑफसेट का मतलब होता है कि पेज नंबर और लाइन नंबर। यानी कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए तो उसमें हम बताएंगे जी पेज पेज नंबर 20 पे चाहिए, और उसकी लाइन नंबर कौन सी है, लाइन नंबर उसके 10 है। तो इस तरह से जो है ना वो हम बताएंगे कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ना वो हमें जो है वो चाहिए। तो जो फिजिकल मेमोरी होती है, फिजिकल मेमोरी जो एक्चुअल मेमोरी है, उसको भी हम फ्रेम्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक पेज जो है ना वो एक फ्रेम के इक्वल होता है। यानी एक पूरे फ्रेम का मतलब ये होता है कि हम उसको ये करते हैं कि हमारे पास ये पूरी मेमोरी है ना, तो हम उसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि एक फ्रेम में एक पूरा पेज जो है उसके अंदर लोड हो जाता है। तो जो जब इंस्ट्रक्शन जब लोड होती है रैम में, तो वो इस तरह से होती है कि पेजेस हम डाउनलोड करते हैं और वो पेजेस जो है फिर वो हम मेमोरी के अंदर फिट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पेज, जिस तरह से पेज होता है तो उसी तरह से फिजिकल मेमोरी में जो है ना वो फ्रेम्स होते हैं। और एक पर्पस होता है उसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो ये क्या करता है, इसका ये काम है कि ये फिजिक वर्चुअल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस में जो है वो कन्वर्ट करे यूजिंग अ पेज टेबल। अच्छा, अब होता है इस तरह से है कि जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, अगर एक पेज में एक भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो वो पूरे का पूरा पेज जो है ना वो मेमोरी के अंदर लोड होता है। तो होता इस तरह से है कि आमतौर पर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं वो फिर कंसेक्टिव पेजेस में होती हैं। एक पेज में है फिर उससे अगले पेज में दूसरी इंस्ट्रक्शन है। तो ये एक सीक्वेंस चलता रहता है कि जब एक एक पेज उसकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर हम अगला पेज कर देते हैं, फिर उसकी हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट पेज जो है वो कर देते हैं। तो ये होता है इस तरह, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि होता इस तरह से है कि वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो डाउनलोड नहीं होती, वो पेज वाइज होती है। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है और नंबर ऑफ प्रोसेस कम चल रहे हैं तो फिर हम ज्यादा इंस्ट्रक्शन ज्यादा ज्यादा मेमोरी जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेसेस बढ़ते जाते हैं फिर क्या होता है कि हर प्रोसेस के लिए जो मेमोरी है वो कम, उसके कोटे में मेमोरी जो है वो कम आती है। अच्छा, उसमें फिर क्या होता है कि फिर हम एक 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 जो है कह लें कि एक इशू होता है जिसको हम कहते हैं पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का मतलब ये होता है कि अब जो प्रोसेस है वो समझ रहा होता है कि मेरी सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी के अंदर आ गई हुई है, लेकिन इनफैक्ट सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी में नहीं होती, वो कुछ उसका हिस्सा होता है। लेकिन प्रोसेस तो ये समझ रहा होता है कि मुझे सारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में। अब वो एक इंस्ट्रक्शन डिमांड करता है, सीपीयू कहता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है ना ये मुझे चाहिए, और वो मेमोरी में नहीं होती। वो कहाँ पे होती है, वो हार्ड डिस्क पे या जो सेकेंडरी स्टोरेज जो भी है वहाँ पे पड़ी होती है। तो वहां पे उसको लोड करने में टाइम लगता है। तो अब वो अगर इस तरह से मसला हो कि मैं सीपीयू की इंस्ट्रक्शन डिमांड करे और वो उसको ना मिले तो फिर हम उससे कहते हैं नहीं वो पेज फॉल्ट है। तो जब पेज फॉल्ट होती है तो फिर क्या होता है कि फिर फौरी तौर पे वो इंस्ट्रक्शन जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी से रैम के अंदर जो है उसको ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, जाहिर सी बात है। उतनी देर सीपीयू जो है वो फारग बैठा रहेगा या उस प्रोसेस को जो है वो होल्ड पे रख देगा। तो ये पेज फॉल्ट जो है वो इतनी अच्छी जो है वो नहीं होती, कोशिश की जाती है कि इसको अवॉइड किया जाए। अगर ये पेज फॉल्ट बहुत ज्यादा हो तो उससे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो हाल्ट हो सकता है, मतलब रिस्पॉन्स देना छोड़ देगा। क्योंकि जब तक उसको वो उस प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, उस वक्त तक वो आगे चल ही नहीं सकता।
तो इस तरह से क्या होता है कि ये मतलब वो फिर हार्ड एक इस तरह से फ्रीज हो जाता है कि आपको कोई ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जो है वो जा सकते हैं। तो सिर्फ एक ये कह लें कि एक सिंगल पेज आए, पेज फॉल्ट आए 2.5 मिलियन मेमोरी रेफरेंसेस, तो वो भी आपके सीपीयू जो उसकी स्पीड है वो तकरीबन 10% जो है वो रिड्यूस जो है वो कर देती है। तो ये एक टेक्निक है मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी सिस्टम चले सारी की सारी ये जो है वो ये टेक्निक जो है वो यूज कर रहे हैं। और इसी टेक्निक की वजह से पॉसिबल है कि हम क्या कर सकते हैं कि एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेस हम चला सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, यानी जितना प्रोसेस है उसको सारे के सारे को मेमोरी में लोड करें, उसको एग्जीक्यूट करें, तो फिर हम शायद एक या दो से ज्यादा प्रोग्राम जो है वो चला ही नहीं सकते। लेकिन इस वक्त भी मेरे ये जो कंप्यूटर है इसमें सैकड़ों की तादाद में प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं, और वो सारे के सारे पैरेलल में चल रहे हैं, और वो इसी टेक्निक के मुताबिक जो है वो चल रहे हैं। तो ये वो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से होता है कि ये हमारा सीपीयू है, और यहाँ से ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को भेजता है, जो वर्चुअल डिवाइसेस होते हैं ये इसको फिर फिजिकल डिवाइसेस में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से जो आईओ डिवाइसेस होते हैं, दिस इज स्टैंड फॉर आईओ, इनपुट आउटपुट। इसका मतलब है इनपुट एंड आउटपुट। जब भी आईओ का वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा इनपुट आउटपुट। तो ये इनपुट आउटपुट के लिए एमएमयू है, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डाटा लेके तो उसको जो है वो मेन मेमोरी में ट्रांसफर करता है। तो ये हमने जो कहा था कि जी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक सिस्टम होता है, नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती है, और ये यूजर यूजर प्रोसेसेस के लिए होती है। जो भी प्रोग्राम वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सारे के सारे इसमें यहाँ पे जो है वो लोड होते हैं। तो हमारे पास जो है बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा। नो सर। ओके जी। अच्छा, तो दो तरह की हमारे पास दो टेक्नोलॉजी है रैम की, डायनेमिक और स्टैटिक रैम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वो जो मेमोरी सेल है, मेमोरी सेल की जो है वो मैंने आपको बात की थी। तो उसका एक बनाने का तरीका ये है कि आप कैपेसिटर से बना सकते हैं। कैपेसिटर आपको पता है कि चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, और इसके अंदर आप चार्ज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल है कि पहले हमें इसे चार्ज करना पड़ता है, फिर उसके बाद इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। यानी जितना चार्ज स्टोर करते हैं फिर एकदम से वो डिस्चार्ज होता है। अच्छा, लेकिन ये इसको हम स्टोर कर सकते हैं। अगर ये पूरा चार्ज है, फुल हुआ हुआ है, तो हम इसको कह देंगे कि ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर ये फुल नहीं है, ये इम्पटी है, तो फिर हम इसको कह देंगे कि इस रिप्रेजेंटिंग जीरो। या एक सर्टन लेवल से जो है ना वो कम है इसमें चार्ज, तो हम इसको कह देंगे कि ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये आप ये कह लें कि ये कैपेसिटर होते हैं इनका एक इशू होता है। वो इशू ये होता है कि ये लीक होते रहते हैं, यानी कि चार्ज जो है ना इसमें से कम होता रहता है। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं एक वाटर बकेट हो, और उसके उसके एक होल हो उसके अंदर, तो आप उसके अंदर पानी डालते जाएंगे लेकिन साथ साथ वो पानी लीक भी होता जाएगा। और अगर आपने उसको फिल रखना है तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जितना पानी लीक हो रहा है उतना उसको फिर आपको उसको जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये इसके साथ थोड़ा सा इशू होता है। तो ये जो डायनेमिक रैम होती है ये कैपेसिटर से मिलकर बनती है। एक कैपेसिटर और टिपिकली एक ट्रांजिस्टर होता है, जो कि एक उससे एक मेमोरी सेल जिससे मिलकर जो है वो बनता है। तो ये चूंकि इसमें चार्ज लीक होता है तो फिर हमें इसे रिफ्रेश या रिचार्ज करना पड़ता है। कुछ थोड़ी देर के बाद जो है वो हम इसको रिचार्ज करते हैं, ताकि इसमें से जो डाटा है वो जो है वो खत्म ना हो जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। ये थोड़ी सी स्लो रहती है क्योंकि जब भी हम इसे रिचार्ज करेंगे तो बाकी रीड राइट इस पे जो है वो हम स्टॉप कर देंगे। तो लेकिन ये बड़ी सिंपल होती है, सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है कि एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर, बस दैट्स इट। और आमतौर पे जितने भी ये जो आपके जो हैं जो लो कॉस्ट, या ये जो हमारे पास ये जो सारे सिस्टम्स हैं, जो इवन मेरे जो कंप्यूटर में भी जो रैम लगी है वो डायनेमिक रैम है। तो ये जो है ये डी रैम होती है। ये एस रैम जो दूसरी इसकी फॉर्म है स्टैटिक रैम है, उससे ज़्यादा पावर जो है वो कंज्यूम करती है, लेकिन क्योंकि थोड़ी चिपर होती है तो इस वजह से हम उसको जो है वो हम उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको रिफ्रेश जो है वो करना पड़ता है। तो इसकी दो तीन टेक्नोलॉजीज हैं, फर्दर इसकी इन्हांसमेंट्स हैं। उसमें जो बेसिक है वो है एस डी रैम, उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, हम उसको जो है वो हम कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको कहा था कि इस तरह से होता है कि ये एक क्लॉक होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया भी था कि जो मेमोरी क्लॉक था उसकी जो मेरे कंप्यूटर में लगा हुआ था वो 1000
867 मेगा हर्ट्स का वो कह रहा था जी मेमोरी क्लॉक है। तो इसका मतलब है तकरीबन ये 1800 मिलियन इस तरह की वेव जो एक सेकंड में प्रोड्यूस कर रहा है। और आमतौर पे क्या होता है कि ये जो सिंक्रोनस रैम होती है, ये इसलिए जब डाटा ट्रांसफर करना होता है तो उस वक्त करती है जब ये पल्स स्टार्ट होती है, यानी एक पल्स में एक दफ़ा डाटा स्टार्ट होगा। जब ये पल्स स्टार्ट हुई है उस वक्त वो उसने डाटा ट्रांसफर जो है वो शुरू करनी है। फिर जो अगली बिट है, अगला डाटा ट्रांसफर उस वक्त होगा जब अगली पल्स स्टार्ट होगी। तो इस तरह के हर पल्स के स्टार्ट पे जो है वो डाटा जो है वो जो है वो ट्रांसफर होता है। तो इससे इसकी जो अगली फॉर्म है उसको हम कहते हैं डीडीआर रैम, डबल डाटा रेट। डबल डाटा रेट में क्या होता है कि एक पल्स में दो दफा डाटा ट्रांसफर होता है, यानी एक दफा इस उस वक्त जब पल्स स्टार्ट होती है, और एक दफा उस वक्त जब एक दूसरा उसका दूसरा स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके दो हिस्से होते हैं ना, एक ये पॉजिटिव होता है फिर एक नेगेटिव होता है, दूसरी साइड पे ही होती है। तो एक दफा जब ये पॉजिटिव वाला स्टार्ट होगा, फिर एक दफा तब जब जो है वो नेगेटिव वाला स्टार्ट होगा। तो दो दफा पल्स जो है वो होती है। और इसकी जो डाटा मैक्सिमम डाटा स्पीड है वो है 3200 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और TCA DDR2 रैम ये लेटेस्ट है, और इसको इसको हम क्वाड पंपिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक वेव में चार दफा डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है, एक पल्स में चार दफा। और इसका जो मेमोरी क्लॉक है वो आपको 800 मेगा साइकिल का होता है। और मेमोरी जो साइकिल टाइम है वो 3.75 नैनो सेकेंड तक का होता है। और जो ट्रांसफर रेट है वो 6400 मेगाबिट्स पर सेकेंड, DDR से तकरीबन डबल होता है। तो चार दफा किस तरह से होता है कि एक दफा जब पल्स स्टार्ट होती है, दूसरी दफा जब वो बिल्कुल जो है वो पीक पे पहुंच जाती है, फिर जब अगली पल्स स्टार्ट होती है, और फिर जब ये पीक पे पहुंचती है, तो इस तरह से ये दो दफा जो है ये टोटल चार, यानी कि एक, दो, तीन, चार, फिर ये अगली पल्स स्टार्ट हुई, इसमें भी चार दफा डाटा ट्रांसफर होता है। तो एक पल्स में चार दफा जो है वो डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो स्टैटिक रैम है इट्स मेड ऑफ ट्रांजिस्टर, और ये तकरीबन 5 to 7 ट्रांजिस्टर का ग्रुप होता है, जो कि एक बिट को ट्रांसफर करने, एक बिट को स्टोर करने के लिए होता है। मेमोरी सेल में जो है वो जो है 5 to 7 ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती, बिकॉज में कैपेसिटर दिए तो किसी तरह की रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं है। और इसकी डाटा एक्सेस जो है फास्टर होती है, DRAM से फास्टर होती है। लेकिन ये काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि प्योरली इसमें ट्रांजिस्टर है तो काफ़ी ज़्यादा इसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। एंड इट कंज्यूम लेस पावर दैन DRAM, और लेकिन ये कॉस्टली होती है। और आमतौर पर जो बहुत हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है उसमें जो है इसको जो है वो यूज़ किया जाता है, स्टैटिक रैम को। अच्छा, रैम की परफॉर्मेंस पे दो चीज़ें बड़ा अफेक्ट करती हैं, वो है उसकी बस विड्थ कितनी है और उसकी बस स्पीड कितनी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक 100 मेगाहर्ट्ज के पास है, और एक उसकी स्पीड उसकी 100 मेगाहर्ट्ज है, और उसकी जो विड्थ है वो 32 बिट है। और इसका इसका मतलब ये है कि 4 बाइट्स एक सेकंड में 4 बाइट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं 100 मिलियन टाइम्स। अगर एक पल्स में एक दफ़ा भी करे तो फिर भी 100 मिलियन टाइम, यानी तकरीबन आप कह लें कि 400 मिलियन बाइट्स जो है वो एक मिनट एक सेकंड में वो ट्रांसफर कर सकती है। दूसरी तरफ हमारे पास 66 मेगाहर्ट्ज की बस है, जिसमें कि 16 बिट स्पीड उसकी 66 मेगाहर्ट्ज है, और उसकी जो विड्थ है वो 16 बिट है। तो एक सेकंड में टू बाइट ट्रांसफर करेगी 66 मिलियन टाइम, यानी कि 132 मिलियन बाइट्स जो है वो एक सेकंड में, या 132 मेगाबाइट आप कह रफली आप कह लेंगे 132 मेगाबाइट्स इन 1 सेकंड। तो इसमें आपने देखेंगे हमने इसमें क्या किया, ये सिर्फ बस बिट्स को हमने रिड्यूस इनहांस किया है 16 बिट से 32 बिट्स, और जो बस स्पीड है वो 66 से 100 मेगाहर्ट्ज। तो उससे क्या हुआ है कि जो डाटा ट्रांसफर जो है वो 132 मिलियन से 400 मिलियन तक चलेगी, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है ये हो गया। तो ये भी उस सूरत में है कि जब एक पल्स में एक दफ़ा, अगर एक पल्स में दो दफ़ा या तीन दफ़ा हो तो फिर ये उससे भी जो डाटा रेट है उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जस्ट एज अ बेस केस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि रैम की परफॉर्मेंस में ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी स्पीड कितनी है और उसकी बस विड्थ जो है वो कितनी है। तो ज़्यादा बस जितनी ज़्यादा बस विड्थ होगी तो उतना ज़्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा बस स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी तो उतनी ज़्यादा वो जो है वो तेज़ी से डाटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ है उसको हमने डिस्कस करना है, वो उसको हम कहते हैं प्रोसेसर मेमोरी बोटलनेक। तो होता इस तरह से है कि हमने अभी देखा कि जो CPU है ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है रैम पे। CPU के अपने पास कोई मेमोरी नहीं होती,
और इसने जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन लेने हैं वो इसने रैम से लेने होते हैं। लेकिन रैम का मसला ये होता है कि ये जो होती है हुआ एक्चुअली इस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ हिस्टोरिकली क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने देखा कि एक ना सीपीयू की क्लॉक स्पीड होती है आमतौर पे, जो है ना, अभी मैंने आपको जब दिखाया था, अभी मैं आपको दोबारा वो जो दिखाता हूँ, ये इसको अगर आप देखें और यहाँ पे मैं जाऊँ परफॉर्मेंस में जाऊँ और उसके बाद सीपीयू में जाऊँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बेस स्पीड आ रही है 2.7 गीगाहर्ट्ज। तो इसका मतलब ये होती है इसकी सीपीयू की, इसको हम कहते हैं क्लॉक स्पीड कहते हैं। यानी जिस स्पीड से सीपीयू जो है वो काम कर रहा होता है, तो उसको उसको हम कहते हैं इसकी जो है वो क्लॉक स्पीड जो है वो हम उसको जो है वो हम उसको कहते हैं। अच्छा, अब इसमें इसमें मसला क्या होता है, ये क्लॉक स्पीड किस तरह से हुई कि साइंटिस्ट ने ये देखा कि उसने कहा कि हम सीपीयू की इसकी इसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं अगर उसकी क्लॉक स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दे। जितनी इंक्रीज करते जाएंगे उतनी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन इससे जो है ना वो मसला 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 जो है वो ये हुआ कि सीपीयू की स्पीड तो बढ़ती जाएगी लेकिन उस स्पीड से डाटा उसको रैम से नहीं मिल रहा था। तो अब मसला ये हो गया कि सीपीयू बहुत तेजी से काम कर सकता है, लेकिन मसला ये हो रहा है कि उसको रैम से उतनी स्पीड से डाटा नहीं मिल रहा। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेसर मेमोरी बोटलनेक जो है उसको कहते हैं। तो उसका उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट उसका ये हुआ कि सीपीयू इज फोर्स्ड टू वर्क एट लोअर स्पीड, इवन इट कैन वर्क एट मच फास्टर। यानी ये स्पीड से वो काम कर सकता है लेकिन वो नहीं कर रहा। रीजन क्या है, बिकॉज उतनी स्पीड से उसको डाटा जो है वो रैम से नहीं मिल रहा, तो इस वजह से उतनी स्पीड से जो है वो काम नहीं कर रहा। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेसर मेमोरी बोटलनेक। अब इसका हल क्या था, हल इसका ये था कि ये ऑब्जर्व किया गया कि सीपीयू जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी होती हैं जिसको वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, अगेन एंड अगेन उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बजाय कि हर दफा वो इंस्ट्रक्शन जो है वो रैम से, अच्छा इसका एक जो सिंपल हल है वो एक, इसके अलावा जो हल है वो ये है कि अभी हमने पीछे देखा कि आप क्या करें, या तो उसकी जो बस स्पीड है वो इंक्रीज कर दें या उसकी जो है ना वो बस वेट तो जो है वो इंक्रीज कर दें। अच्छा, ये दोनों सोल्यूशन जो है एक्सपेंसिव हैं क्योंकि बस स्पीड में भी आपको ज्यादा फास्टर क्लॉक लगाना पड़ेगा और वो जाहिर सी बात है कि उस पे भी पैसे ज्यादा लगेंगे। दूसरा ये कि बस विड्थ इंक्रीज करते हैं, अगर आप 32 बिट से 64 बिट कर देते हैं या 64 बिट से भी 128 बिट कर देते हैं, तो उतनी जगह आपको मदरबोर्ड पे ज्यादा चाहिए होगी। तो अब आप ये भी चाहते हैं कि आपके जो कंप्यूटर का साइज भी छोटा रहे और उसकी स्पीड भी तेज हो, तो ये दोनों सोल्यूशन जो है एक्सपेंसिव है। तो उसमें एक चीज ये देखी गई कि जो उसका एक हल का अलग है सोल्यूशन, जो थोड़ा सा कोशिश की गई कि अगर इनएक्सपेंसिव सोल्यूशन जो है उनका अलग है, तो वो ये था कि सीपीयू सर्टेन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो बार बार उसको इस्तेमाल करता है। और हम क्या कर सकते हैं कि हम उन इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हैं कि बजाय कि हर दफा रैम से लोड करने के, हम सीपीयू के अंदर छोटी सी मेमोरी जो है वो बिल्ड कर देते हैं, वहां पे उसको जो है स्टोर कर लेते हैं। तो इसकी इसकी वजह क्या होगा कि हर दफा उसको रैम से लेने की बजाय वो सीपीयू फिर अपने अंदर उसकी जो मेमोरी है वहां से उसको उन इंस्ट्रक्शन को ले सकते हैं। तो ये जो छोटी सी मेमोरी होती है ना, इसको हम कहते हैं कैश। तो अब ये कैश की वजह से जो है वो क्या हुआ कि जो प्रोसेसर मेमोरी बोटलनेक था वो काफी रिड्यूस हो गया। यानी कि आपने कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं की, ना आपने उसकी बस स्पीड इंक्रीज की ना बस विड्थ इंक्रीज की, लेकिन जो प्रोसेसर मेमोरी बोटलनेक था उसको काफी ज्यादा जो है उसको रिड्यूस कर दिया। तो हम क्या करते हैं कि हम ये कैश जो स्टैटिक रैम होती है इसको हम कैश यूज करते हैं। अभी जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि मेरे सिस्टम में जो रैम लगी हुई है वो लेवल वन, ये लेवल वन लेवल टू का भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो कैश लगी हुई है लेवल वन, लेवल वन कैश जो है वो डायरेक्टली सीपीयू के अंदर होती है, दैट इज 128 केबी जो है वो लगी हुई है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि इसमें फिर अब दो तरह की तीन तरह की इनफैक्ट होती है। हम इसको दोनों को पहले देखते हैं। लेवल वन होती है, लेवल वन कैश जो है वो सीपीयू की मेन चिप के अंदर लगी होती है। मेन चिप से मुराद ये है कि जैसे मेरा जो प्रोसेसर है, दिस इज कोर आई 3 7 जनरेशन का जो है ना ये प्रोसेसर है। यू का मतलब होता है अल्ट्रा, अल्ट्रा यानी कि ये अल्ट्रा लो टेम्परेचर एनर्जी, यानी कि बहुत कम वॉट जो है ना ये यूज करता है, पावर बहुत कम यूज करता है। इसके अंदर दो कोर है, इसके अंदर दो फिजिकल कोर है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें छोटी सी जो रैम है ना ये लेवल वन ये इसके अंदर है, और इसके जो साइज, इसका जो
इसका जो साइज है 128 KB, यानी कि दोनों कोर्स के अंदर जो है 128 KB हर एक के अंदर लगी हुई है। उसके बाद इसके अंदर होती है लेवल 2 कैश। लेवल 2 कैश जो है वो सीपीयू की मेन चिप के बाहर होती है, यानी कि मेन कोर के बाहर होती है, लेकिन जो उसका जो मॉड्यूल होता है, जो उसका पैकेज होता है सीपीयू का पैकेज, उसके अंदर होती है। सो दिस इज लेवल 1 एंड दिस इज लेवल 2। और उसके बाद फिर लेवल 3 होती है। वो लेवल 3 जो है वो रैम और सीपीयू के दरमियान में होती है, यानी कि लेवल आप ये समझ लें कि जो लेवल 2 के बाद, यानी कि सीपीयू पैकेज से बाहर होती है लेकिन रैम से पहले होती है। तो इस तरह से ये तीन तीन इसकी जो वो लेवल हो सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो जैसे जैसे आप ये जाएं, क्योंकि लेवल 1 डायरेक्टली सीपीयू चिप के अंदर होती है, इसलिए ये सबसे साइज में सबसे कम, वॉल्यूम में सबसे कम होती है। लेवल 2 सीपीयू मेन चिप के बाहर होती है, तो ये फिर थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन कोर उसके पैकेज के अंदर होती है, तो इस वजह से इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इस तरह से जो तीसरी होती है लेवल 3, वो फिर पैकेज के बाहर होती है लेकिन रैम से पहले होती है। अब जो हायरार्की बनती है वो ये बनती है कि अगर ये सीपीयू की चिप है, तो ये सीपीयू है, तो इसके अंदर ये लेवल 1 कैश है। लेवल 1 के बाद जो है वो फिर लेवल 2 आती है, और लेवल 2 के बाद फिर आती है लेवल 3, और फिर आती है रैम। अब सीपीयू करता है कि उसको अगर कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, सबसे पहले वो लेवल 1 में देखता है, लेवल 1 के बाद लेवल 2 में, लेवल 2 के बाद लेवल 3 में, अगर वहां पे भी नहीं मिली फिर वो देखता है रैम में। और अगर रैम में भी नहीं है तो फिर वो देखेगा कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है वहां पे देखेगा कि वहां पे है कि नहीं। तो वहां पे उसको जो है वो फिर वो उसको जो है वो देखेगा उसे। तो इस तरह से जो मेमोरी हायरार्की बनती है वो कुछ इस तरह से जो है वो बनती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल के अगर एक कॉमन सीपीयू है तो उसकी जो है वो 2 GB उसकी अगर रैम है, तो उसके अंदर 250 GB की हार्ड डिस्क। आजकल के हिसाब से अगर आप देखें तो मोस्टली जो लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं, इसके अंदर 8 GB की रैम होती है। और आमतौर पे अगर अगर तो वो हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो वो 2 TB तक की होगी। लेकिन अगर SSD यूज़ कर रहे हैं तो वो आमतौर पे जो है 512 तक की होती है। या इवन 1 TB की भी जो है वो भी हो सकती है SSD जो है। मेरे के अंदर जो है वो 128 GB की जो है वो SSD लगी हुई है। लेकिन SSD की भी दो तीन फॉर्म्स हैं। तो ये जो मेरे जो सिस्टम में जो फॉर्म लगी हुई है, तो इसको M2 जो है वो कहते हैं। M2 SSD इसको जो हम कहते हैं, ये चिप की फॉर्म में होती है। जैसे आपकी सीपीयू, सॉरी, ये जो आपकी यूएसबी होती है ना, यूएसबी मेमोरी, उस तरह की चिप सी होती है। तो ये तकरीबन जो है ना, ये 512, ज्यादा से ज्यादा 512 बाइट तक की जो है वो है। तो इस वजह से लेकिन ये फास्टर होती है हार्ड डिस्क की निस्बत। SSD जो है वो काफी तेज होती है। अच्छा, तो पहले हमें देखने के जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं टू स्टोर डिवाइसेस। तो अब उसकी उसमें क्या होता है कि ये आपको पता है कि अभी हम इसको देखते हैं कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं उनमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो हम इसी को यूज करके जो है वो फिर हम क्या करते हैं कि हम डाटा को जो है वो स्टोर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आमतौर पे उस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली लाइन होते हैं, लेकिन हम उसको एक मैग्नेटिक हेड की मदद से हम उसको जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि वो उस पर डाटा जो है वो स्टोर किया जा सके। अच्छा, इसमें जो है वो मोस्ट कॉमनली जिससे आप फेमिलियर है, आपने नाम भी सुना होगा, वो हार्ड डिस्क है। लेकिन हार्ड डिस्क के अलावा भी कुछ और थी जो कि अब तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। वो अब तो नहीं यूज होती, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क थी, जिप डिस्क और टेप ड्राइव वगैरह थी। अर्ली कंप्यूटर्स में ये टेप ड्राइव वगैरह यूज होती थी। लेकिन ये फ्लॉपी डिस्क तो हमने भी यूज की हुई है। जिस वक्त यदि मैं MSc कर रहा था, उस वक्त हम अपनी जो मोस्टली असाइनमेंट्स वगैरह थे वो हम फ्लॉपी डिस्क में जो है वो सबमिट करवाते होते थे। और फ्लॉपी डिस्क की ही थोड़ी सी जरा एडवांस फॉर्म जो थी वो जिप डिस्क होती थी। फ्लॉपी डिस्क जो है वो ज्यादा से ज्यादा वो इस तरह से होता था कि एक या दो बार आप उसको यूज करें तो वो खत्म हो जाती थी। लेकिन जो जिप डिस्क होती थी ये ज्यादा अरसे तक जो है ना आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे। तो डाटा किस तरह से स्टोर होता है कि ये हमारे पास ये जो हार्ड डिस्क सरफेस है, ये होता है इस तरह से है कि ये एल्यूमिनियम होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और उसके ऊपर किसी मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है। ये हेड होता है, इसको हम जो है ना हार्ड हेड कहते हैं इसे आमतौर पे, जो डाटा रीड या राइट करने के लिए स्टोर होता है, यूज होता है। तो ये रैंडमली या आयरन पार्टिकुलर रैंडमली स्टोर हुए हैं।
तो अगर हम इसको अलाइन कर दें, जैसे आप ये देखें कि हमने क्या किया है कि ये इस तरह से अगर ऑपोजिट पोल होंगे एक दूसरे के सामने, तो हम कह देंगे कि ये बिट जीरो है। और अगर सॉरी, अगर सिमिलर पोल एक दूसरे के सामने होंगे तो हम उनको कह देंगे दिस इज बिट वन। तो इस तरह से जो है वो हम बिट्स जो है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ऐसे जैसे जैसे ये मूव करता है तो उस तरह से जो है वो क्या होता है कि ये फिर उस पर डाटा जो है उस पर रीड या राइट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो हार्ड डिस्क ड्राइव या इसको आमतौर पे हार्ड डिस्क भी जो है वो भी हम इसको कह देते हैं। तो ये इस तरह से थी कि शुरू में इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, यहाँ पे मैंने ये नहीं दी है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये होता था कि ड्रम ड्रम डिस्क ड्रम होती थी। डिस्क नहीं कह सकते, ड्रम होता है वो, बेसिकली एक ड्रम शेप इस तरह से आप कह लें। आपको पता है कि जैसे एक ड्रम शेप होती है उस तरह से होते थे। और उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक मटेरियल लगा के तो फिर वहां पे डाटा स्टोर किया जाता था। लेकिन बाद में फिर इसको इस तरह से किया गया कि आइडिया ये लिया गया कि हम एक डिस्क बना के इस तरह से गोल डिस्क लेके और उसके ऊपर हम इसको डाटा को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो वहीं से ये हार्ड डिस्क का जो है कॉन्सेप्ट है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो मीडियम है यानी कि जो डिस्क है जिसके ऊपर डाटा स्टोर होता है और उसको रीड और राइट करने का सारा मैकेनिज्म वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल होता है। तो जो पहली हार्ड डिस्क थी वो IBM रामैक थी, 1956 में बनी थी। और इसकी कैपेसिटी थी सिर्फ 5 GB। और इसमें 50 डिस्क थी, 24 इंच की एक डिस्क थी। यानी कि टोटल 50 थी और 24 इंच की एक डिस्क जो है वो थी। तो आजकल की जो 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 हार्ड डिस्क है वो बहुत छोटी है, यानी कि इवन 3.5 जो लैपटॉप्स में लगती है वो 3.5 इंच की जो है वो डिस्क होती है। वो छोटी साइज में, हाँ, जो उसमें डेस्कटॉप पे लगती है वो थोड़ी बड़ी होती है। लेकिन जो लैपटॉप पे लगती है वो तकरीबन 3.5 इंच की जो है वो होती है, अगर हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं। वैसे तो मोस्टली आजकल जितने भी ये लैपटॉप सारे उसमें SSD जो है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो हार्ड डिस्क क्या करती है कि ये एक्चुअली ये नॉन वोलेटाइल है। और इसको इसको हम क्यों यूज करते हैं, नॉन वोलेटाइल का मतलब है ये पावर ओपी कर देंगे तो फिर भी इसके कंटेंट्स जो है वो खत्म जो है वो नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर डाटा को, बल्क डाटा को स्टोर करते हैं, यानी कि जितनी भी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन है वो सारी की सारी इसके अंदर जो है वो हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर जो मोस्टली सारी इंस्ट्रक्शन हार्ड डिस्क में होती है। तो फिर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए वो फिर हार्ड डिस्क से आप रैम के अंदर जो है उसको जो है वो लोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन के अलावा अपना डाटा जैसे तस्वीरें, डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें जो है वो अपनी हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो आप इसको जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर प्लेटर्स होते हैं। सबसे पहले प्लेटर्स कह लेंगे, वो डिस्क होती हैं जिसके ऊपर डाटा स्टोर किया जाता है। तो आमतौर पे एल्यूमिनियम की होती है और इसकी दोनों साइड्स को इस्तेमाल करते हैं। इसकी दोनों साइड को मैग्नेटिक मटेरियल सपोर्ट करके इसको इस्तेमाल करते हैं। और आमतौर पे जो है वो 1 से लेकर 5 तक प्लेटर्स होते हैं। और जो अगर वो हाई कैपेसिटी हो तो उसमें 15 प्लेटर्स भी हो सकते हैं। और जो डेस्कटॉप में यूज होती है वो 3.5 होती है। फिलहाल में पहले मैंने कह दिया था कि ये लैपटॉप के लिए होती है। लेकिन जो हार्ड डेस्कटॉप के लिए वो 3.5 इंच की होती है। और जो डेस्कटॉप के सॉरी लैपटॉप के लिए वो 2.5 इंच की होती है। तो ये जरा करेक्शन करने से फिर स्पिंडल होता है इसमें। स्पिंडल में क्या होता है कि ये इसके अंदर डिस्क को इसके 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 ऊपर जो है वो लगा देते हैं। और इसके साथ एक मोटर अटैच होती है जिसके जरिए डिस्क जो है वो घूमती है। क्योंकि जब भी डाटा रीड या राइट करना है तो वो डिस्क को रोटेट करना होता है, तो फिर उस पर्पज के लिए इसको जो है वो यूज करते हैं। फिर इसमें एक रीड राइट हेड होता है। तो अगर आपके लेट्स से कि अगर आपके 5 डिस्क हैं या 5 प्लेटर्स हैं तो उसके टोटल 10 सरफेस हो जाएंगे, क्योंकि आप दोनों सरफेसेस को जो है वो यूज करते हैं। तो आपको 10 रीड या राइट हेड्स की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो हर हर सरफेस के लिए अलग से रीड राइट हेड होगा। इसमें फिर एक्चुएटर होता है। एक्चुएटर जो है वो ये क्या करता है कि वो रीड राइट हेड को, ये बहुत टाइनी सी डिवाइस होती है, इसको डिस्क के ऊपर मूव करने के लिए यूज होता है। और एक हार्ड डिस्क कंट्रोलर होता है जो कि एक कह लें कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का होता है, मिक्सचर होता है, जो कि हार्ड डिस्क की सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो ये इसकी एक पिक्चर है। इसके ऊपर एक टॉप कवर होता है वो रिमूव कर दिया हुआ है। और टॉप कवर रिमूव करने के बाद जो है ना फिर उसके नीचे आपको ये मिलेगा, ये प्लेटर्स हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्पिंडल है जिसके इर्द गिर्द जिसके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं ये प्लेटर्स जो है वो लगे हुए हैं। और उसके अलावा ये रीड राइट हैंड बिल्कुल टिप पे होता है, ये आपको नजर भी नहीं आएगा। इस वेरी वेरी बहुत ही छोटा सा होता है। और ये एक्चुएटर होता है। ये पूरा जो है ये एक्चुएटर मैकेनिज्म है। ये रीड राइट हेड को जो है इस सरफेस के ऊपर जो है वो आगे पीछे मूव करते हैं।
और ये डिस्क जो है ये रोटेट करती है, ये स्पिंडल की मदद से जो है वो रोटेट कर सकती है। और उसके अलावा ये इसका पावर कनेक्टर होता है, ये इसकी जंपर पिन होती हैं, और ये स्केजी इंटरफेस। इसमें दो तीन तरह के इंटरफेस आते हैं जिसके जरिए आप इसको मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं ताकि डाटा ट्रांसफर जो है वो किया जा सके। और ये जो हार्ड डिस्क होती है डायरेक्टली मदरबोर्ड के ऊपर लगती है, वहाँ पे इसके लिए स्पेशल स्लॉट बने थे, वहाँ पे लगा सकते हैं। तो मोस्टली आजकल जो आती है वो साटा आती हैं। साटा में जो है उसकी स्पीड थोड़ी सी बेहतर होती है। ये पुराना इंटरफेस है, स्केजी इसको कहते हैं, स्केजी इंटरफेस है ये, ज़रा पुराना है। तो ये इसको इस तरह से नहीं रखते हैं। उसमें ये होता है कि इसको इसके ऊपर से कवर नहीं उतारते, ये नहीं कि रोज कवर उतार के सफाई कर ली, ऐसे नहीं होता। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। ये डिस्क के ऊपर अगर एक ये जो अगर आप थोड़ा सा गूगल पे जाके सर्च करें तो वहां पे आप देखिएगा हेड क्रैश, तो वो आपको कोई ना कोई ऐसी पिक्चर मिलेगी, क्योंकि ये जो हेड होता है ये इस तरह से हेड है, और इसके और डिस्क, ये जो डिस्क है डिस्क के सरफेस पे इतना कम फासला होता है कि अगर एक डस्ट पार्टिकल भी आ जाए ना, जो डस्ट सिंपल डस्ट पार्टिकल है जो आमतौर पे पार्टिकल उड़ रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता, तो वो फिर क्या होता है कि ये जो हेड होता है ना ये डिस्क से इन कॉन्टेक्ट नहीं होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर लेविटेट कर रहा होता है। तो अगर ये इन कॉन्टेक्ट में आ जाए ना तो क्या होता है कि ये जो है फिर क्या होता है कि ये कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे और उससे हेड क्रैश हो जाएगा। हेड क्रैश का मतलब ये होता है कि हेड और डिस्क सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आ गए, और वो वहाँ पे उसके ऊपर उस जगह के ऊपर जो है वो डिस्क के ऊपर जो है वो निशान पड़ जाएगा, और वहाँ पे डाटा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो बाज़ बात ये हेड क्रैश अगर बहुत सवेयर हो तो फिर ये होता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वही बेकार होती है, फिर आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, वो टोटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और फिर वो आपको नई हार्ड डिस्क जो है वो लेनी पड़ती है, और उसके ऊपर जो डाटा आपने लिखा होता है उसको फिर आप रिस्टोर भी जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस पे स्टोर किस तरह से होता है डाटा? डाटा को इस पे हम स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब होता है कि इसमें हम लॉजिकल ट्रैक्स एंड सेक्टर्स जो है वो बनाते हैं। ट्रैक्स क्या होते हैं, ये इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, और फिर हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं, उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो हर सेक्टर का एक साइज होता है, जैसे आमतौर पर जो है 512 बाइट्स का जो है ना वो एक एक ट्रैक जो है एक 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 सेक्टर जो है 512 बाइट का होता है। तो होता ही है कि जब भी आपने कोई फाइल इसके अंदर स्टोर करनी है तो वो फाइल जो है वो इन सेक्टर के अंदर स्टोर होती है। तो जब आपने उसको स्टोर करना है फाइल को, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है ट्रैक नंबर और उसका सेक्टर नंबर। ठीक है। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है इसके पास अपना अपना एक आप कह लें कि इसका इसको आप कह सकते हैं कि वो अपना एक 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 रिकॉर्ड कीपिंग एक सिस्टम होता है। जैसे जो है वो एक फैट होता था, शायद आपको याद हो, आपने कभी सुना हो, फाइल एलोकेशन टेबल इसको कहते हैं। आजकल जो है वो NTFS होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये मोस्टली जो है ना ये जो ये विंडोज मशीन है वो ये NTFS जो है वो उसके उस पर बेस करती हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक रिकॉर्ड कीपिंग का एक मैकेनिज्म होता है। ये रिकॉर्ड रखता है कि जो भी आपके वो फाइल है ये वो कहाँ पे जो है वो स्टोर हुई है, किस जगह पे जो है वो स्टोर हुई है। तो होता है इस तरह से, मैं प्रोसेस आपको सारा समझाता हूँ कि फर्ज करें कि आपके पास जो है ना वो एक फाइल आई है, और उस फाइल का साइज जो है ना वो है लेट्स से हम कहते हैं जी 10-15 बाइट्स, और हमारे जो सेक्टर का साइज है वो है 512 बाइट। तो इसका मतलब है कि ये जो फाइल है ना ये एक सेक्टर में नहीं आ सकती, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, और इस फाइल के जो है वो हम तीन हिस्से करेंगे। एक 512 प्लस जो है वो 1024 हो गया, बाकी सिक्स, बाकी जो सा बचा वो 26 बाइट बचा। यानी इसको स्टोर करने के लिए जो है वो हमें तीन सेक्टर चाहिए। तो अगर कोशिश हम ये करेंगे कि ये तीन कंसेक्टिव सेक्टर जो है ना वो हमें मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर ये होता है कि एक एक हिस्सा जो है वो एक ट्रैक के एक सेक्टर में जाएगा, दूसरा हिस्सा दूसरे ट्रैक के दूसरे सेक्टर में जाएगा, और तीसरा हिस्सा जो है किसी तीसरे ट्रैक के तीसरे सेक्टर में जो है वो जाएगा। और ये सारा रिकॉर्ड जो है ना वो हम इस NTFS में जो है ये जो टेबल होता है इसका टेबल बनाता है, वहाँ पे उसके अंदर जो है हम उसको स्टोर कर लेते हैं। तो जब आपने फाइल को रिट्रीव करना है तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि पूरे के पूरे ट्रैक को, अगर तो एक ही ट्रैक में सारे के सारे सेव है तो फिर हम उस पूरे के पूरे ट्रैक को मेमोरी में लोड करेंगे। इसका अपना एक जो होता है, जैसे आपको बताया था कि इसका हार्ड डिस्क कंट्रोलर होते हैं, तो वहाँ पे डाटा को स्टोर करते हैं, वहाँ से फिर फाइल के हिस्से को कंबाइन करके फिर वो हम जो यूजर को मिल जाते हैं।
तो अदरवाइज फिर क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा ट्रैक में है तो फिर पूरे ट्रैक को रीड करना है, और उसको जो है वो इसकी जो कैश होती है, जो हार्ड डिस्क की कैश होती है वहाँ पे स्टोर करते हैं, और वहां से फिर जो है फिर यूजर को जो है वो उसको जो है वो दे दिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो इसमें होता है। तो ये हमें इस तरह से लगता है कि जैसे फाइल जो है ना वो एक सिंगल एक फाइल है, लेकिन इनफैक्ट वो सिंगल फाइल नहीं होती, वो इसी तरह से जो है उसके सेगमेंट्स होते हैं, उसको जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में वो सेम ट्रैक में भी हो सकते हैं और डिफरेंट ट्रैक में भी हो सकते हैं, वहाँ पे उसको जो है वो स्टोर किया जाता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रैक्स और सेक्टर्स सिर्फ लॉजिकल होते हैं, सिर्फ एड्रेस बेसिस के लिए होते हैं, ये फिजिकल नहीं होते। ये ऐसे नहीं होता कि उसके ऊपर लाइनें बनी होंगी, इस तरह से जो है नहीं होता। ठीक है, तो ये सारा जो है ये मैंने आपको जो है ना वो बता दिया है, ये सारी इसको मैंने बता दिया। सीपीयू सेंड कमांड टू डिस्क कंट्रोलर तो पर्टिकुलर फाइल इज देन लोडेड फ्रॉम रैम टू डिस्क कैश। A file is size greater than the sector size, the file is stored in fragments. Next size of fragment is equal to the sector size. The operating system file system keeps the record about how many fragments of file have been created and in which sector they are stored. The file system sends the information to disk controller, which controls read and head to store each fragment to a particular sector. The head create bands of aligned particles of the disk surface. Two such bands combine to represent one bit. तो ये आपको बता देते हैं, अगर दोनों बैंड्स जो है वो सेम डायरेक्शन में हो तो वो जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर रीड करने तो द फाइल इफ सीपीयू कमांड्स टू रीड अ फाइल, the file system send information to disk controller about a number of fragments of file and their location. The head in this case reads the whole track and copy in the disk cache. When fragments are combined to form a complete file, unnecessary sectors are deleted and file is sent to RAM. The disk in this whole process rotates with different speeds and reader head moves over this surface to by actuator arm. ठीक है, और जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड, उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक तो डेटा रेट होता है, दूसरा सीक टाइम होता है। डेटा रेट जो है ना वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि डेटा रेट होता है नंबर ऑफ बाइट्स पर सेकंड डेटा ड्राइव ड्राइव कैन डिलीवर टू सीपीयू, और ये डिपेंड करता है कि उसके आरपीएम्स कितने हैं। अगर आरपीएम ज़्यादा होंगे, आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, अगर आरपीएम ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा उसका डेटा रेट ज़्यादा होगा, अदरवाइज कम होगा। तो एक 7200 आरपीएम की जो ड्राइव है वो 70 मेगाबाइट्स पर सेकंड ट्रांसफर कर सकती है। सीक टाइम जो है वो ये होता है कि इसको हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ टाइम सीपीयू पानी अमाउंट ऑफ टाइम सीपीयू रिक्वायर्स रिक्वेस्ट अ फाइल एंड व्हेन द फर्स्ट बाइट इज सेंट। तो अब इसमें होता है कि सीपीयू ने कमांड दी और उसके बाद अभी हमने पीछे सारा प्रोसेस देखा जी, वो कमांड फिर डिस्क कंट्रोलर को जाती है, डिस्क कंट्रोलर फिर रीडर हेड को कंट्रोल करता है और फिर वो सारे ट्रैक्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो पहली बाइट सीपीयू को पहुंचती है तो उसमें जो टाइम है उसको हम कहते हैं सीक टाइम। टिपिकली मेजर इन मिली सेकेंड्स। तो ये बहुत कम होता है, मिली सेकेंड में बहुत कम होता है। जो हमने देखा था कि जो साइकिल टाइम है, जो रैम का साइकिल टाइम है वो हम आमतौर पर नैनो सेकेंड्स में मेजर करते हैं, लेकिन ये मिली सेकेंड में देखें उससे बहुत 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 स्लो जो है ये होता है। तो इस वजह से आप देख लें कि जो हार्ड डिस्क है इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो होती है। अच्छा, अगला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है वो ये होता है कि जब हम हार्ड डिस्क पे भी हमने देखा कि वो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं ना, फिर फाइल के फ्रेगमेंट्स को डिफरेंट जगहों पे स्टोर करते हैं। तो जैसे जैसे हम हार्ड डिस्क आप यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि एक फाइल है उसका एक हिस्सा कहीं पड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा कहीं पड़ा हुआ है। तो जितने ज़्यादा वो ट्रैक्स में जितने ज़्यादा वो डिस्पर्स होगा उतना ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा। तो अगर तो एक इस तरह से है कि एक फाइल है उसके हिस्से जो है वो कोई कहीं पड़ा हुआ है कोई कहीं पड़ा हुआ है, तो उसको हम कह देते हैं कि वो फ्रेगमेंटेशन हुई हुई है। अगर फ्रेगमेंटेशन हुई हुई है तो फिर आपकी जो हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसका सीक टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो उसको रिड्यूस करने का तरीका ये कि आप उसको डीफ्रेगमेंट करें। डीफ्रेगमेंट का मतलब ये होता है कि आप ये कोशिश करें कि जो जो एक फाइल है उसके जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं वो एक ही ट्रैक के अंदर स्टोर हो, ताकि उसको उसको एक्सेस करने में टाइम जो है वो कम लगे। तो ये आप देखेंगे एक एनिमेशन है, इस एनिमेशन को देखें। इसमें जो सेम कलर में जो है वो एक फाइल है, और ये जो है ये एक रो है, ये एक्चुअली एक ट्रैक को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो है ये एक बॉक्स जो है वो जो है वो एक सेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर। अच्छा सॉरी बेटा, वो डायरेक्टर साहब की कॉल थी। अच्छा, तो इसमें ये देखें
कि क्या है कि ये ट्रैक है जो सेक्टर है, और ये जो सेम कलर में है ना वो एक फाइल है। तो अब आप देखेंगे क्या है कि शुरू में अगर ये अभी ये एनिमेशन चल रही है, जो फाइनली हम क्या अचीव करेंगे, आप देखेंगे जितने जो फाइल के, अब देखेंगे जैसे ये रेड है, रेड कुछ इस ट्रैक में कुछ इस ट्रैक में है, ग्रीन कुछ इधर है कुछ इधर है। तो हमारा मकसद क्या है कि हम कोशिश करें कि सारी की सारी जो फाइल है ना वो एक ही ट्रैक में आ जाए, ताकि उसको फिर एक्सेस करना जो है वो आसान हो। अब जैसे ये फाइल थी पहले दो ट्रैक में थी, जो रेड कलर वाली है, तो हमें दो ट्रैक रीड करने पड़ने थे। अगर अब एक ट्रैक में आइए तो हम एक ट्रैक रीड करेंगे, उसमें हमारा जो एक्सेस टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इस तरह से वर्स्ट केस में क्या होता है कि ये फ्रेगमेंटेशन इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो एक फाइल के अगर हिस्से हैं तो वो डिफरेंट पार्ट्स में, तो फिर ये है कि वो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो उसमें जो है वो लग सकता है, काफ़ी उसमें टाइम जो है वो उसमें ज़्यादा जो है वो लगेगा। तो डीफ्रेगमेंट करके जो है वो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो सीक टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा, उसको हम काफ़ी जो है वो रिड्यूस हम उसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई नहीं, नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चले रही आगे चलते हैं। आगे चले तो हमने इसमें अब ऑप्टिकल स्टोरेज देखना है। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होती है कि ये डाटा को ऑप्टिकली स्टोर करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल का मतलब है कि हम लाइट को यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए भी और रीड करने के लिए। लाइट मतलब ये कॉमन लाइट नहीं होती, ये एक्चुअली यहाँ पे जो है ना वो लेजर लाइट जो है ना उसको जो है उसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि डाटा को हम स्टोर करते हैं पिट्स और लैंड्स में। पिट्स जो है, पिट जो होती है वो बिट 0 1 को रिप्रेजेंट करती है, और लैंड होती है 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे देखिए ये पिट है और ये लैंड है। होता है इस तरह क्या है, जब हम इस पर लेजर बीम कराते हैं तो जो पिट जो लैंड होती है ना, यहाँ से जो लेजर बीम है ना ये थोड़ा सा रफ सरफेस होता है, इधर से ना ये दाएं बाएं फैल जाती है। लेकिन जो पिट होती है ना वो तो पिट से जो है ना ये रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल वापस आ जाती है, यानी कि जैसे लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे से पिट से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट डिफरेंट होती है, और लैंड से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट जो है वो डिफरेंट होती है। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कहाँ पे 1 स्टोर है कहाँ पे 0 स्टोर है। ठीक है, तो ये जो होती है ये ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम तीन तरह के होते हैं। रोम होते हैं, रीड ओनली मीडियम, यानी इस पर डाटा ऑलरेडी स्टोर होता है, हमने सिर्फ उस पर रीड कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते। फिर रिकॉर्डेबल होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इस पे डाटा ब्लैंक ऑप्टिकल होते हैं, मीडियम होते हैं, इस पे डाटा एक दफ़ा राइट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर आप दोबारा उसको अरेज नहीं कर सकते। बस उस पर रीड कर सकते हैं लेकिन दोबारा उस पर राइट या अरेज उसको नहीं कर सकते। इसको वॉर्म भी कहते हैं, राइट वंस रीड मैनी, यानी एक दफ़ा आप राइट कर सकते हैं लेकिन रीड मैनी टाइम्स कर सकते हैं। फिर रीराइटेबल होते हैं कि अगर आप उस पर डाटा रीड का एक दफ़ा राइट कर लें फिर उसको अरेज करके फिर दोबारा जो है उसको जो है उसको राइट उस पर जो है वो कर सकते हैं। तो ये तीन तरह के जो है वो आते हैं, लेकिन इसमें सब में कॉमन चीज़ ये है कि वो जो पिट्स और लैंड का वो बताया वही चीज़ इसके अंदर कॉमन है, और लेज़र को यूज़ करते हैं, लेज़र की मदद से हम डाटा रीड या उसके ऊपर राइट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट लेजर बीम और डिफरेंट वेवलेंथ्स आर यूज्ड टू रीड एंड राइट डाटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क रीडर होता है, दो तरह की डिवाइसेस जो यूज होती हैं। तो एक जिस तरह हार्ड डिस्क में हमने देखा था तो उसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। उसका मतलब वो दो चीज़ें होती हैं, मीडियम और ड्राइव, जो उस मीडियम से डाटा को रीड या राइट करने के लिए यूज होता है, वो एक ही डिवाइस होती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होता है, यहाँ पे रीडर होता है, वो एक डिफरेंट डिवाइस होती है, और जो मीडियम है वो डिफरेंट होता है, यानी इसमें आप मीडियम इंसर्ट करते हैं और उसको रिमूव भी जो है वो कर सकते हैं। तो अगर रीडर है तो उसकी मदद से सिर्फ आप डाटा रीड कर सकते हैं, अगर रीडर और राइटर दोनों है तो डाटा को रीड भी कर सकते हैं और उसको राइट भी कर सकते हैं, दोनों काम जो है वो कर सकते हैं। इसकी टिपिकली जो है वो चार अभी तक वैरायटीज जो है वो आ चुकी हुई है। सीडी या कम्पैक्ट डिस्क जिसको हम कहते हैं, डिजिटल वीडियो से डीवीडी कहते हैं, फिर ब्लू रे डिस्क है, और उसके बाद होलोग्राफी डिस्क है। अच्छा, इसकी इंटरेस्टिंग बड़ी स्टोरी है कि क्यों बनाई गई थी। जो कम्पैक्ट डिस्क थी बेसिकली इसका पर्पस था, ये म्यूजिक के लिए बनाई गई थी, बाद में ये डाटा स्टोरेज के लिए भी यूज की गई। इसको सोनी ने और फिलिप्स ने जो है वो मिलकर बनाया था। फिलिप्स आपको पता है कि ये दो दुनिया की मशहूर कंपनीज हैं, तो ये चाहती थी कि जो टेप ड्राइव होती है ना उससे कोई बेटर वीडियो हो। तो ये फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है कम्पैक्ट डिस्क जो है वो इन्होंने बनाई थी, ओरिजिनली बनाई गई थी म्यूजिक के लिए।
तो उसके बाद जो डीवीडी थी ये बनाई गई थी वीडियोस के लिए, क्योंकि इसका इसका जो सीडी का साइज होता है ये तकरीबन 700 MB होता है। तो इसमें जो है ना वो आप म्यूजिक तो एक मतलब जितना एक टेप ड्राइव के अंदर वो ऑडियो कैसेट के अंदर जितना एक आता है, सॉन्ग्स आते हैं उतने आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वीडियो नहीं, आप अच्छी क्वालिटी की वीडियो इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर डीवीडी बनाई गई। डीवीडी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें फिर आप ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। फिर बिलो रे डिस्क बनाएगी। अब बिलो रे डिस्क जो था ये इसका मेन पर्पस ये था कि इसको डाटा आर्काइविंग के लिए इसको यूज़ किया गया। तो वो उसकी ज़रूरत इस तरह से महसूस हुई कि अब डाटा बहुत तेज़ी से जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा है। लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, डिजिटल कैमराज हैं, और वो वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, ऑडियो मैसेज, तो उनको आर्काइव करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ब्लू रे डिस्क यूज़ करते हैं। और एक जो है ना वो जो एंटिसिपेटेड है कि ये बनेगी, वो है होलोग्राफिक डिस्क। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 6 TB तक जो है वो हो सकती है। तो ये अभी डेवलपमेंट इसकी को बिहार में लैब टेस्ट तो हो चुके हुए, लेकिन अभी ये प्रोडक्शन में नहीं है। ये होलोग्राफिक ये ब्लू रे डिस्क तो काफ़ी अर्से से अवेलेबल है, लेकिन ये होलोग्राफिक डिस्क जो है वो अभी इतनी मेरा ख्याल है कि ये भी कमर्शियल अभी नहीं आई है। ये भी शायद लैब वगैरह में इसके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो हुए होंगे। तो इसमें आमतौर पे होता है क्या है कि जितने भी है ना ऑप्टिकल, इसमें सबसे ऊपर एक लेबर की लेयर होती है, फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फिर एक रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, ये डाटा लेयर होती है, और ये प्लास्टिक होता है। ये सिंपल एक ये अनब्रेकेबल प्लास्टिक होता है। उसको जो है पोली मेल पी नहीं, उसका मुझे अब नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वो अनब्रेकेबल होता है। आप उसको अगर कोशिश भी करें तोड़ने की, इधर इजीली वो टूटता नहीं है। और यहाँ से इधर ये इस तरह से आप इसको जो है वो यहाँ पे इस साइड पे आप इसको जो है वो रखते हैं ड्राइव के अंदर, फिर वहां से फिर उसको आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका समरी है तीन चारों टेक्नोलॉजीज की। फिजिकल साइज तकरीबन सबका सेम है, लेकिन जो डाटा कैपेसिटी है सीडी की होती है 700 MB, डीवीडी की जो है वो आमतौर पे वन साइडेड हो तो उसकी 4.7 GB होती है, लेकिन अगर टू साइडेड और मल्टी लेवल हो तो फिर ये 17 GB तक जो हो सकती है। ब्लू रे डिस्क की एक सिंगल लेयर की जो है वो 225 GB होती है, और डबल लेयर अगर हो तो 50 GB, इन दोनों साइड्स को यूज़ करें। और होलोग्राफिक डिस्क है वो 6 TB की होगी। इसकी जो बेसिक स्पीड है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। मेन जो है उसमें पिट लेंथ है कि पिट लेंथ कितनी है, और कितनी वेवलेंथ चाहिए आपको डाटा को स्टोर करने के लिए, वो भी डिफरेंट है। तो आप देखेंगे पिट लेंथ जो वो रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि फिजिकल साइज तो उतना ही है, तो हम इसकी पिट लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं। और साथ इसमें जो वेवलेंथ हम यूज़ करते हैं जो रीड या राइट करने के लिए, उसको वो भी कम होती जा रही है। इंट्रोड्यूस कब हुई थी? कॉम्पैक्ट डिस्क 1982 में इंट्रोड्यूस हुई थी, डीवीडी 1995 में, और ब्लू रे डिस्क 2006 में। होलोग्राफी डिस्क अभी तक इंट्रोड्यूस है वो नहीं हुई। डेवलप किसने किया था? सीडी को सोनी ने, फिलिप्स ने मिलकर डेवलप किया था, और डीवीडी को जो है वो सोनी, फिलिप्स, तोशिबा, ये कंसोर्शियम बना था। पैनासोनिक, चार बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इनका। और ब्लू रे डिस्क को ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन उन्होंने बनाया था। और एचएसडी, एक एचएसडी फोरम है, वो होलोग्राफी डिस्क डेवलप कर रही है। टिपिकल इसका यूज़ क्या है कि सीडी जो है वो ऑडियो डाटा के लिए यूज़ होती है, और डीवीडी वीडियो डाटा के लिए, और जो ब्लू रे डिस्क है डाटा और एचडी वीडियो के लिए, और जो होलोग्राफी डिस्क है वो डाटा और अल्ट्रा एचडी वीडियोस के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर आप इसमें इनका डिफरेंस आप देखें तो ये अगर आप देखेंगे इसमें जो पिट लेंथ है वो 800 मीटर है, इस तरह से ये बताई गई है। और इसमें आपको ज़्यादा वेव लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। जो जो वेव यूज़ होती है, जो इसको डाटा रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, डीवीडी में पिट लेंथ जो है 400 नैनोमीटर हो गई है, यानी कि छोटी साइज पिट जो उसकी साइज छोटा हो गया है। डीवीडी में फिर उससे छोटा हो गया है, और ब्लू रे में फिर उससे भी छोटा हो गया। अब देखिए फिजिकली साइज उतना ही है, लेकिन चूंकि पिट लेंथ जो है वो छोटी हो गई है, तो आप अब क्या कर सकते हैं कि कम जगह पे ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही आपको जो है वो जो वेवलेंथ है वो भी रिड्यूस करनी पड़ेगी, ताकि जो है ना वो आप क्या कर सकें कि आप जो है वो आप ये कर सकेंगे वो ये छोटे से साइट पे जो है वो जो डाटा है उसको जो है वो आप उसको रीड कर सकें। अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फिर आपको जो है फिर मसला होगा, फिर आप उसको रीड जो है वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और फाइनली हमने जो है वो एसएसडी को देखना है। एसएसडी एक्चुअली जो है वो ये इस तरह से डोमिनेट कर रही है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड डिस्क टाइप।
जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, उसका उसका मसला ये है कि चूंकि मूवेबल पार्ट्स होते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाती है। बाज़ औक़ात अगर झटका लगे, अगर आप लैपटॉप पे लगाई हुई है तो थोड़ा सा उसको झटका लगे तो हार्ड डिस्क जो है वो खराब हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स एक तो यूज होते हैं एसएसडी में, और दूसरा ये कि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, और ये फिजिकल शॉक को एब्जॉर्ब कर सकती है, और इस बड़ी साइलेंटली रन करती है। ये इतना मतलब शोर नहीं होता, आवाज़ नहीं आती इसकी, लोअर एक्सेस टाइम है इसका, लो लेटेंसी है, और लेकिन एक्सपेंसिव है। हार्ड डिस्क से ज़रा एक्सपेंसिव है, अभी फिलहाल एक्सपेंसिव है, लेकिन आस्ते आस्ते इसकी प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको एज हाइब्रिड डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हार्ड डिस्क के साथ इसको लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसको एज अ कैश यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस पर जो डाटा एक्सेस है उसको हम थोड़ा स्पीड अप कर सकें। तो टिपिकली इस तरह की एसएसडी होती है। ये वो एसएसडी होती है जो आमतौर पे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जो है वो लगती है। लेकिन इसकी इसकी एक टाइप नहीं, इसकी काफ़ी ज़्यादा इसके जो है वो टाइप्स है, 2-3 टाइप्स के जो है ना ये होती है। और इसमें इसमें जो है वो फिर इसमें ये है कि जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल हो रही है, तो इसमें इसमें जो है वो छोटे मतलब चिप्स की तरह भी होती है, जैसे चिप होती है तो उस तरह की भी जो है ये होती है। तो अगर हम इसका देखें, इनका कंपैरिजन करें, तो इसमें सबसे पहले है कि स्टार्टअप टाइम है। स्टार्टअप टाइम का मतलब है टाइम रेडी फॉर यूज़। तो इसका तकरीबन एसएसडी का तकरीबन जीरो होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है। लेकिन एसएसडी का ये है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें पार्ट से रोटेट करना होता है। रैंडम एक्सेस टाइम क्या है कि अमाउंट और रैंडमली एक्सेसिंग रैंडमली लोकेटेड फाइल। तो एसएसडी का अंडर 0.1 सेकंड है, और जो एच हार्ड डिस्क है इसका 2.9 से 12 मिली सेकेंड तक हो सकता है। रीड लेटेंसी जो है वो इसकी काफ़ी स्लो होती है, और एच की जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो इसका कंपैरिजन देखें तो 100 MB से लेकर 600 MB तक है, लेकिन जो एच डी का इसका मैक्सिमम 140 MB तक जो है वो हो सकता है। रीड परफॉर्मेंस ये है कि इसमें एस में भी होता है कि डिग्रेड्स ओवर टाइम, और एच में क्या होता है कि इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, लेकिन हम उसको डीफ्रेगमेंट जो है वो हम उसको कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन है कि क्या फ्रेगमेंटेशन से सफ़र करती है। एस में बहुत कम होता है फ्रेगमेंटेशन का, लेकिन एच में ज़्यादा होता है। नॉइज़ क्रिएट करती है, तो एस में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए नॉइज़ नहीं है। लेकिन एच में क्या होता है कि जब आप हार्ड डिस्क स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी जो पुरानी थी अब तो काफ़ी साइलेंट है, लेकिन जो शुरू शुरू में जब हम लोग ने नया यूज़ करना शुरू किया था कंप्यूटर, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है ना वो वाइज होती थी, वो काफ़ी एकदम से वो जैसे कोई चीज़ घूम रही होती है, मोटर बड़ी तेज़ी से घूमती है तो उसकी आवाज़ जो है वो आती थी। अच्छा, टेम्परेचर कंट्रोल है कि फैक्ट ऑफ टेम्परेचर एसएसडी में नहीं होता, और एचडी का में ये होता है कि इसको एक टेम्परेचर रेंज चाहिए ऑप्टिमल ऑपरेशन के लिए। ससेसिबिलिटी टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक शॉक और वाइब्रेशन एसएसडी में तकरीबन नहीं है, एचडी में है। इंस्टॉलेशन एंड माउंटिंग, स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन ओरिएंटेशन नो। एसडी को थोड़ा सा हार्ड डिस्क को थोड़ी ज़रूरत होती है कि उसको अपने जो है वो इंस्टॉल इस तरह से करना है कि वो उसका बाकायदा बताया होता है किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। अगर आप उल्टा कर देंगे तो फिर वो उसमें मसला जो है वो हो सकता है। वेट एंड साइज, एस एस डी जो है वो लाइट वेट होती है। एस एस डी एच डी तकरीबन उसी साइज़ की होती है, लेकिन थोड़ी सी हैवियर होती है। रिलायबिलिटी एंड लाइफ टाइम, फेलियर प्रोबेबिलिटी, टिपिकल लेंथ ऑफ सर्विस, एस एस डी हाईली रिलायबल है। और एच डी जो है वो तकरीबन इसको कहते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड जो लाइफ है तकरीबन 9 to 11 ईयर्स होती है। कॉस्ट पर कैपेसिटी, ये तो वेरिएबल है, खैर ये थोड़ी चेंज होती रहती है, लेकिन ओवर अगर आप देखें तो जो एस एस डी है वो अभी थोड़ी एक्सपेंसिव है। एस टी जो है वो अभी काफ़ी काफ़ी जो है ना वो सस्ती हो गई हुई है, खासतौर पर यूज है पाकिस्तान में तो बहुत कम कीमत पर जो मिल जाती है। पावर कंजप्शन क्या है, तकरीबन एस एस डी का जो 1/3 है एच डी का, लेकिन एच डी जो है वो तकरीबन 0.35 से लेकर 20 वॉट्स तक जो है वो यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि डेस्कटॉप के लिए है या जो है वो लैपटॉप के लिए, किसके लिए जो है वो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये बेटा कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं आप।